पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं हमारी सरकार ये बिल लाई जिसके अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए। देश के अलग-अलग भागों में कुछ पिछड़े जनजातियां हैं, अभी भी इनको सूचित नहीं किया गया है। इस बिल के माध्यम से ये किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कर विशेषतः महाराष्ट्र का पश्चिम महाराष्ट्र एरिया में धनगर करके एक जनजाति है जिसको पिछड़ा समाज के अंदर आ जाती है। उन्हें आज भी अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि असल में ये धनगर आरक्षण का मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति में 36वें क्रमांक पे धनगढ़ नाम का शब्द है, जो कि धनगढ़ महाराष्ट्र में बिल्कुल धनगढ़ नाम का कोई जनजाति नहीं है। धनगर की जगह धनगढ़ हो गया है और आज महाराष्ट्र के सरकार ने वहां पे डिक्लेरेशन भी दिया है कि धनगढ़ नाम का यहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। लेकिन जो धनगर, जो पिछड़ी हुई जनजाति है, उनको आज तक ये अधिसूची में शामिल नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी संविधान पीठ पे फैसला दिया है कि अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दे चुके। इसी आधार पे महाराष्ट्र में माना गोवारी समाज को न्यायालय ने निर्णय मिल चुका है। गोंड माना और गोंड गोवारी नाम की महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति जनजाति सूची में दर्ज है, जबकि इस नाम की जनजाति महाराष्ट्र में अस्तित्व ही नहीं है। न्यायालय ने माना कि गोंड माना की जगह माना था कि गोंड गोवारी की जगह गोवारी जनजाति मानते हुए जनजाति का प्रमाण देने का आदेश न्यायालय दे चुकी है। बिल्कुल इसी तरह का मामला धनगर और धनगढ़ में है। धनगढ़ जहाँ पे कई जगह प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हो जाती है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की बाहर की राज्यों में धनगढ़ बोला जाता है, यहाँ पे धनगर बोला जाता है। मैं आपको आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि धनगढ़ अस्तित्वहीन होने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने सामने सरकार खुद मान चुकी कि धनगढ़ जनजाति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ पॉइंट सदन के सामने रखना चाहता हूँ जिससे लोग महत्व विषय पे स्थिति प्राप्त हो जाएगी। 1950 में महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संख्या 36 में शामिल हो इस विशेष जनजाति का उल्लेख यानी धनगढ़ प्रतिनिधित्व शून्य है। अगर प्रतिनिधित्व सिर्फ धनगर समाज का है, यही नहीं, सन 1881, सन 1931, सन 1941, सन 1951 में की जनगणना रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है कि इस जनगणना रिपोर्ट में जाति का, उपजाति का, जनजाति का, उपजनजाति का समूह धनगढ़ नाम का जनजाति नहीं पाया गया है, लेकिन धनगर पाया गया है। इसमें प्रत्येक जनगणना में ये रिपोर्ट अस्तित्व में है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1961 में आरआईजीआर द्वारा इस ग्रंथ की सूची में SC/ST सूची में धनगढ़ और धनगर अस्तित्व का प्रमाण करने के लिए 29 प्रतिष्ठित लेखकों तथा 30 दस्तावेज, साक्ष्य, जनगणना रिपोर्ट का उल्लेख है, लेकिन इसमें धनगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके बजाय दस्तावेज में धनगर संदर्भित जाति का जनजाति के रूप में पाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम में 1959 में, बॉम्बे कोर्ट फीस अधिनियम 1959 में निरस्त नहीं है। धनगढ़ के बजाय देवनागरी में धनगर का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य है कि महाराष्ट्र में वास्तविक कोई अन्य धनगर नहीं पहचानता। धनगर में अन्य कोई नहीं पहचानता। धनगढ़ है नहीं, धनगर ही है। अध्यक्ष महोदय, जनजाति मामलों रिपोर्ट में 2009-2010 की वास्तविक व वार्षिक रिपोर्ट में धनगढ़ देवनागरी का उल्लेख है। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार भी धनगर के रूप में वास्तविक जनजाति को पहचाने। 1982 किट्स द्वारा संकलित भारत में पाई जाने वाली जनजातियों में संग्रह में भारत की पूरी आबादी जातियों में जनजातियों में नाम शामिल है, जिसमें जिन जनजातियों का कोई नामों का उल्लेख किया जाए जिसमें धनगर जनजाति का अस्तित्व पाया गया है, उस पर धनगढ़ का कोई उल्लेख आज तक दिखाई नहीं गया।
इसीलिए मैं अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से इस सदन तथा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धनगढ़ की जगह धनगर को अनुसूचित जाति के अधिसूचित करने की कृपा करे तथा तमाम महाराष्ट्र का लाखों धनगर समाज आपकी तरफ देख रहा है कि उनको न्याय कब मिले। समस्त धनगर जनजाति के लोग आशा की तरह निगाह से आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं उनकी आशा आपकी तरफ ये सदन में रखना चाहता हूं कि उनकी आशा टूटने ना दे। वही कई वर्षों से उनको न्याय मिलना अपेक्षित है। मैं आदरणीय मंत्री जी को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे महाराष्ट्र के गरीब धनगर समाज को धनगढ़ की जगह अधिसूचित करके हमारे ऊपर कृपा करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you. Honorable Member Sri D. Devikumar ji. மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களே, வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த தீர்மானத்தின் மீது பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. இந்தியா சுதந்திரமடைந்து 75வது ஆண்டில் இந்த பழங்குடி மக்களுக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறந்திருக்கிறது. 1964ஆம் ஆண்டிலேயே நரிக்குறவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு பரிந்துரை செய்தது. அன்றைக்கிருந்த காங்கிரஸ் அரசும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. ஆனால் அது நிறைவடையவில்லை. தமிழ்நாடு அரசு அதற்கிடையிலே பழங்குடியினருடைய சலுகைகளை நரிக்குறவர்களுக்கு வழங்கி வந்தார்கள். 1974ஆம் ஆண்டு வரை அப்படி சலுகைகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்யப்படாத நிலையில் அந்த சலுகைகளை அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது என்று சொன்னதன் காரணமாக அது நிறுத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலிலே இவர்கள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். கடந்த 60 ஆண்டுகளிலே பலமுறை தமிழ்நாடு அரசின் சார்பிலே இதற்கான பரிந்துரை அளிக்கப்பட்டு ஒன்றிய அரசு அதை அப்படியே கிடப்பிலேயே வைத்திருந்தார்கள். 2006ஆம் ஆண்டிலே அன்றைய முதல்வர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய கோரிக்கையை ஏற்று நரிக்குறவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஒன்றிய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள். ஆனால் அப்பொழுதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. 2016ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பிலே வலியுறுத்தப்பட்டது. அது இன்றைக்குத்தான் நிறைவேறி இருக்கிறது. இதற்கு காரணமாக அமைந்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை, நன்றியை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கின்றேன். இந்த நரிக்குறவர் மக்கள் தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல, தென்னிந்தியாவிலே, கர்நாடகத்தில், ஆந்திராவில், மகாராஷ்டிராவில், குஜராத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஹரியானாவிலே இருக்கிறார்கள். ஹரியானாவிலே பௌரியா என்ற பெயரிலும், மத்திய பிரதேசத்திலே பார்தி என்ற பெயரிலும், குஜராத்திலே வாக்ரி என்ற பெயரிலும், கர்நாடகாவிலே ஹக்கி பக்கி என்ற பெயரிலும் இந்த மக்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். அங்கெல்லாம் இவர்களுக்கு பழங்குடியினர் பட்டியலிலே இவர்கள் சேர்க்கப்பட்டு அந்த வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டு வந்தன. இப்பொழுதுதான் தமிழ்நாட்டிலே அந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் இன்றைக்கு பழங்குடியினர் பட்டியலிலே சேர்க்கப்பட்டாலும் இவர்கள் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு பறவைகளை வேட்டையாட முடியவில்லை, விலங்குகளை பிடிக்க முடியவில்லை. அதற்கெல்லாம் வன பாதுகாப்பு சட்டங்களின் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு தடை வந்து விட்டது. அவர்கள் பாசிமணிகளை விற்றுத்தான் பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள். குடியிருப்புகள் கூட இல்லாத நிலை இருக்கிறது. இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான் அதற்கான சில நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றார். எனவே அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பதற்கு, அவர்களுக்கான குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கு சிறப்பு நிதியை ஒன்றிய அரசு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதிலே ஒரு திருத்தத்தை நான் அளித்திருக்கின்றேன். அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலிலே இருந்த பொழுது நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் என்று மரியாதையோடு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது பழங்குடியினர் பட்டியலில் அவர்கள் மாற்றுகிற நேரத்திலே நரிக்குறவன், குருவிக்காரன் என்று மரியாதை குறைவாக அவர்கள் பெயர்கள் சுட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அதை வழக்கம் போல ஏற்கனவே இருந்த முறையிலே திருத்த வேண்டும் என்ற ஒரு திருத்தத்தை நான் கொடுத்திருக்கின்றேன். அதை ஏற்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்ற SC ST சாதிகள் அனைத்துமே
இப்படித்தான் இன் என்ற முடியும் விதத்திலே மரியாதை குறைவான விதத்திலே அவர்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை மற்ற சாதியினர் பெயரை போல மரியாதையோடு அழைக்கும் விதத்திலே ஒரு சட்ட திருத்தத்தை இந்த அவையிலே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் எஸ்சி பட்டியலிலே இன்றைக்கு இருக்கிற சாதிகளிலே பல சாதிகள் எஸ்டி குணாம்சங்கள் பண்பாட்டு கூறுகள் கொண்ட சாதிகளாக தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்றன. ஏறத்தாழ 17 சாதிகள் அப்படி இருக்கின்றன. அவற்றையும் மீண்டும் அவர்களுக்கு உரிய விதத்திலே எஸ்டி பட்டியலிலே சேர்த்து அவர்களுடைய அந்த சலுகைகள் அவர்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு பழங்குடியின மக்களிலே குறிப்பாக அங்கே இருக்கின்ற பல சாதிகள் பழங்குடியினர் பட்டியலில் இருந்தாலும் பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப் என்ற பிவிடிஜி குரூப்பிலே சில சாதிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த சாதிகள் இன்றைக்கு மிகவும் பாதிப்படைந்த நிலையிலே அவர்கள் எல்லாம் சமவெளி பிரதேசத்திலே இருக்கிறவர்கள். அவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக போதுமான நிதி ஒன்றிய அரசிடமிருந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதில்லை. இன்றைக்கு அவர்களுக்கான நிதி முழுமையாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அவை செலவு செய்யப்பட்டால் அந்த மக்களுடைய நிலை எந்த அளவுக்கோ முன்னேறி இருக்கும். அதற்கான நடவடிக்கையை ஒன்றிய அரசு எடுக்க வேண்டும். இன்றைக்கு அவர்கள் எண்ணிக்கையிலே மிக குறைவானவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே, அவர்களுக்காக கேட்பவர்கள் யாரும் இல்லாத காரணத்தினாலே, அவர்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த மக்கள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். அப்படியான புறக்கணிப்புக்கு இனியும் அவர்களை ஆளாக்க கூடாது. அவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக ஒன்றிய அரசு போதுமான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். அங்கே இன்றைக்கு பல மாநிலங்களிலே பழங்குடியின மக்களுக்காக பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன, கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, ஏகலவ்யா பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே போதுமான ஏகலவ்யா பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுவதில்லை. என்னுடைய விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே 2 விழுக்காடு பழங்குடியின மக்கள் இருக்கிறார்கள், இருளர் பழங்குடியினர். அவர்களுக்காக அங்கே ஏகலவ்யா பள்ளியை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றேன். விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில ஏகலவ்யா பள்ளியை உருவாக்கி அங்கே இருக்கின்ற பழங்குடியின மக்களுக்கு அவருடைய கல்வி மேம்பாட்டுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தீர்மானம் இன்றைக்கு நிறைவேறுவதற்கு காரணமாக முதல்ல அதற்கு துவக்க புள்ளி அமைத்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களையும் இன்றைய முதல்வர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களையும் மீண்டும் நன்றியோடு நினைத்து இந்த அவைக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். வணக்கம். Honorable member Srimati Pradima Mondalji. Thank you, Chairperson sir, for allowing me to speak on the Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill 2022. Sir, the scheduled tribes are among the most disadvantaged socio-economic groups in India. They have been facing problems since colonial India to the present time. The tribal population of the country, as per 2011 census report, is 10.43 crore, constituting 8.6% of the total population. 89.97% of them live in rural areas and 10.03% in urban areas. Inclusion of more tribes into the list of scheduled tribes is surely a welcoming step. And for this, I would like to acknowledge the efforts and thank the researchers working in the sphere of the legislative procedure of the central government. But this is just step one. Inclusion is just the beginning. There is a long way that has to be covered to benefit the indigenous people in reality. Sir, the bill seeks to include Narikoravan and Kurivikaran tribes of Tamil Nadu. Kuruvikaran. Yes. Tribes of Tamil Nadu into the list of scheduled tribes. This has been a much awaited step, and I support the decision of the government. Here, I would like to put forth that the Narikoravarans are a semi-nomadic tribes originating in northern India before migrating south to Tamil Nadu about half a millennia ago. They have lived dire poverty
they have lived a dire poverty and making and selling beads and small ornaments in the local market. The literacy level among these both these tribal groups have been extremely low, and due to lack of knowledge and extremely low income, the cycle of poverty is continuing generation after generation. Thus, the need of the hour is to provide the youth a platform for free education and skill development in order to help in their upliftment and better future. Sir, inequality is the most prominent disadvantage witnessed among the scheduled tribes of India. That too in every state, beginning from birth to reaching the pinnacle of careers. And at every step they face challenges. There is a lack of proper health center in areas inhabited by scheduled tribe. And thus there is a higher infant and maternal mortality rate amongst them. According to the paper titled Infant Mortality Among Scheduled Tribes in Central India, a concern by Mr. Arvind Varma and Mr. Kalyan Shaha, the infant mortality rate of India stands at 40 per 1,000 live births, whereas amongst ST population, it stands at 84. This is horrifying picture. In states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, the figure is beyond 100. So has the government looked at this disparity and tried to resolve the situation? I agree that an overnight change is not possible in this sphere, but in something like appointment by the governments, quick steps can obviously be taken. Thousands of posts are lying vacant in diverse branches, but ST and SC people are not employed. The amount allocated for their upliftment are lying either unutilized or diverted in other areas. And the member representing scheduled caste and scheduled tribe population in the Supreme Court of India is next to nil. So it seems that with every step forward, we are actually taking a long stride backward. These needs an immediate attention of the government, coupled with willingness to uplift this society. So, forest resource are one of the major resources of livelihood for the scheduled tribes. But due to government action, these are being taken away from them. As many as 150,000 applications for individual forest rights in a single state like Odisha have been rejected without any reason. So, not just that, the indigenous people have no say in the matter related to their forest right. The government has taken the matter solely in his own hand. Thus, changes brought about in laws and rules are harming the people instead of helping them. Sir, the Narikovarans share religious, cultural, and political characteristics with many of the Roma groups in Europe, as they are traditionally the Narikovarans are hunters, as their name means fox or jackal hunters. But since hunting was outlawed in the country, these people have been pushed into depths of poverty. Due to this, education is a big problem of the community. Only a small number of children have the opportunity for education in the medium of their mother tongue. Again, majority of the students drop out of school. Please. Low-level school learning, children not only because of household or personal reason, but also because of lack of government's efforts. Thus, main thrust area again should be on spreading education. The vulnerability of the tribal community in India make them solely dependent on government services in order to lead a human life, thus making it imperative for a public policy shift.
Sir, I would like to put forth that the government of West Bengal, under the leadership of our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, has launched a unique scheme named Oikosri and Oasis. It is a scholarship program and to uplift the SC, ST students Please for come. their higher education. And not only that, sir, under the scheme Joy, Honorable Member Gurumurthy. Tapushili, sir, 1 minute, Please Tapushili conclude, Bondhu and Joy Johar, Government of West Bengal is providing 1,000 rupees at the age of 60 of the SC, ST people. And sir, West Bengal, Government of West Bengal has sent a proposal Please for conclude. inclusion of 11 tribal groups in the list of scheduled tribes. That is the Khash, Bhujel, and Nawar, and many others. So I would like to request the Honorable Minister to look into the matter and take immediate step for inclusion of this tribe in your list. And sir, finally, I would like to conclude by saying 2 lines of the Bishop Kavi Rabindranath Thakur that যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে থ্যাংক ইউ স্যার Thank you. Yeah, Honorable Member Gurumurthy. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. Ever Elvin, the architect of NIFA and defender of Indian tribal people below, integration was not possible without political and spiritual equality. This is the soul and purview of provisions towards tribal heritage in the Constitution drafted by Dr. B.R. Ambedkar, and something that should guide our future course of action. In this sense, the bill taken up for discussion today provides for the inclusion of Narikkorvan along with Kurivikaran communities in the list of scheduled tribes in respect of the state of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, according to an NGO survey in 2009, among Narikkoravan, there are 8,280 families having population of about 40,000 people. The name Narikkoravan and Narikkorvar respect one and the same community. Kurivikaran is an additional colloquial name of this community in Tamil Nadu. Due to one of their traditional occupations of trapping birds, Narikkoravan, a nomadic community by tradition, constitute the most deprived sections of all the communities in the state, living under extremely poor and unhygienic conditions in the outskirts of villages and towns. Speaker, sir, the positives of this bill are it proposes to widen the umbrella of inclusion of more tribes and sub-tribes under the ambit of scheduled tribes of the state of Tamil Nadu. This will ensure that more tribal communities get the scheduled tribes status and are eligible for government schemes, and government also should sensitize the tribal communities regarding the government schemes implementing specifically for them. The tribal communities are an easy target for exploitation and discrimination. Moreover, geographical isolation hampers their development. They are malnourished and lack access to basic education and healthcare system. Speaker, sir, now after 75 years of independence, it is even more crucial for us to recognize the fact that the tribal communities still need the constitutional status of scheduled tribes, and specific schemes aimed to preserve their culture will ensure their advancement, sir. In fact, the literacy rate of tribal community in just 59% as opposed to all overall literacy rate of 73%. To overcome the literacy gap, the government should encourage tribal education, particularly at the primary level, sir. Speaker, sir, under the visionary leadership of our CM Y. Jagan Mohan Reddy Garu, our state, Andhra Pradesh, is implementing one district, one medical college program. As of now, the state of Andhra Pradesh has only 14 government medical colleges, including 3 new government medical colleges that we are sanctioned by the government of India on 20th March 2020.
This will help more medical students to pursue quality medical education, affordable cost, while ensuring that healthcare is more accessible to the people, even remote regions. If the central government sanction more medical colleges, more students can get better and more equitable access to quality medical education in tribal areas. In Andhra Pradesh Recognition Act 2014 provide for the setting up a central tribal university in Andhra Pradesh. It started functioning through a transit campus from the year 2019-2020. However, the university still lacks a permanent campus and necessary infrastructure. The AP state government has allocated the requisite land for setting up central university and is ready to provide all support needed. I would take this opportunity to request the government to expedite the development works related to the Central Tribal University of Andhra Pradesh, sir. Speaker, sir, while conserving the forest in India, government should think about well-being of tribal communities residing in the reserve forest and in eco-sensitive zones for decades and depends exclusively on forest resources for a livelihood for reference. For reference, the tribes living in my Tirupati parliamentary constituency, Pulicat eco-sensitive zone, were facing several challenges for their existence. The ESG's guidelines restricting developmental activities and failed to provide basic amenities to tribes, especially road connectivity, even though the state government took special interest for providing them road connectivity to give them access to emergency services like ambulances and fire services. Forest officials conveying that ESG guidelines won't permit such activities. Speaker, sir, I would like to conclude that YSR Congress Party will support this bill. I would request the minister to address the issues raised by us and take our suggestions into account. Sir. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ramesh Maji ji. Ramesh. धन्यवाद चेयरमैन सर। आज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 के ऊपर चर्चा हो रहा है या तमिलनाडु स्टेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ एवं उड़ीसा के तरफ से 169 जो प्रपोजल है 1978 से आज तक उड़ीसा गवर्नमेंट नवीन पटनायक जी ने बहुत सारे प्रपोजल भेजे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अभी तक वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से सोचना चाहिए। एक टास्क फोर्स गठित हुआ था 2014 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, जिसमें 9 प्रपोजल जो उड़ीसा गवर्नमेंट के प्रायोरिटी केस में इंक्लूड करना था। और वो प्रपोजल आया था भंजपुरन, भगत, भोक्ता, दुर्वा, कलंज, नकसिया, पब, खंडायत भूया, तुमुड़िया, तामड़िया, चौपुआ कमार, कंधिया। मेरा संसदीय जो क्षेत्र है नवरंगपुर, वहाँ एक कोरापुट जिले के दुर्वा कम्युनिटी बहुत दिनों से रह रहे हैं। वो जनजाति का दर्जा उनको मिलना चाहिए, उनका बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। और मालकानगिरी जिला के कोंडारेड्डी एक संप्रदाय है, वो भी जनजाति के दर्जा के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर चुके हैं। अभी तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने नवीन पटनायक जी ने 16 सितंबर 2022 को भी खत लिखा है कि 169 जो पेंडिंग केस है अभी तक जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना चाहिए वह नहीं है। मेरा डिमांड है जितना सारे प्रपोजल उड़ीसा से आया है उस बारे में सोचना चाहिए। आज जो बिल आया है बीजू जनता दल के तरफ से, हमारा पार्टी लीडर नवीन पटनायक के तरफ से, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Shri Asin Mas. बहुत शुक्रिया जनाब। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हूं।
जनाब मैं इस बिल की तायीद करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ एतराज़ात हैं। वो ये कि ये सारा मामला जो है ये सारे पॉलिटिकल रीजंस के लिए है, और दरअसल होना ये चाहिए था कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ मीनिंगफुल जो बिल्कुल ऐसे इकदाम किए जाए ताकि इसका कल्याण हो, इसकी बहबूदी हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। फकत एक जाति को, एक कम्युनिटी को इसमें शामिल करने से कोई हासिल होने वाली चीज़ नहीं हो। जैसा कि अगर आपका मकसद होता कि वाकई तौर पर इनकी कोई मदद होनी चाहिए थी, तो फिर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कटौती नहीं करते, फिर आप नेशनल स्कॉलरशिप में कटौती नहीं करते जो इस कम्युनिटी के लिए है। अब देखिए वास्तव में असल में क्या हो रहा है, असल में यह है कि प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं ताकि इसका कल्याण हो, इसकी बहबूदी हो और ये तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाए। जनाब फॉर हिस्टोरिकल रीजन ये जो ऐसे जो कम्युनिटीज हैं वो तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं हुए। अब देखिए जनाब जम्मू कश्मीर की बात लीजिए, जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खासी आबादी है गुजर बकरवाल की, जो माइग्रेट अपने लाइफ स्टाइल के साथ जम्मू से श्रीनगर जाते हैं गर्मियों में और श्रीनगर से वापस जम्मू आते हैं सर्दियों में। उनके लिए कोई 1521 एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए कुछ सीजनल टीचिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनके लिए 2217 के करीब ट्राइबल जो उनका स्टाफ है, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। वो जब माइग्रेट हो जाते हैं तो वो जो सारे टीचर्स हैं, ट्राइबल टीचर्स जो हैं उन सेंटर्स के, उनकी छुट्टी की जाती है और 2007 से जनाब वो अपनी जो रेगुलराइजेशन है उसका इंतजार कर रहे हैं। और क्या तो यही इकदाम अगर प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि कोई कल्याण हो, कोई बेहतरी हो, कोई बहबूदी हो, तो वेलफेयर हो, तो फिर ऐसे इकदाम की जाए ना ताकि आप इनके लिए व्यवस्था करें तालीम की, इनके बच्चों के लिए। वो हो नहीं रहा है। अब जनाब नहीं, अभी तो बात ही नहीं हुई ना। आप जो ड्रॉप आउट स्टेट है, जैसा कि पहले कहा गया, सबसे ज्यादा बच्चों की जो प्री प्राइमरी और प्री मिडिल लेवल पर है वो इन्हीं की है। अब जनाब हेल्थ केयर की बात देखिए, सबसे कम हेल्थ केयर इनके लिए जो हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो एसटी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में जो अपने लाइफस्टाइल की, जो मैंने पहले ही गुजारिश की, उसके साथ जाती है एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में। अब जनाब समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये जो मैंने कहा कि 1521 सेंटर बनाए गए, और जहां का स्टाफ आज भी, अब देखिए उन बच्चों की तालीम मुतासिर हो, कोई कमिटमेंट नहीं रही उस स्टाफ की, तो मंत्री जी को चाहिए ये कि प्रयास करें ताकि उनकी नौकरी पक्की हो जाए और ये योजना जो है, ये जो स्कीम है, इसमें इसको पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तहकम किया जाए। अब जनाब बात यह है कि हम कल्याण की बात करते हैं। पिछले साल ही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुबह सवेरे जनाब एक बस्ती पर दावा बोल दिया रूपनगर एरिया में, ताकि क्योंकि आप चाहते नहीं कि वन से जंगल से बाहर आ जाए, इनका कोई वहां पर कोई टाउन के पेरिफेरी में कोई बस्ती हो, और सुबह सवेरे ये सारी डिमोलिश की, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्रयास किया गया। अब जनाब जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है, और खासकर गर्ल चाइल्ड की लिटरेसी के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जनाब चाइल्ड मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है, स्टारवेशन डेथ सबसे ज्यादा है, और अनीमिया जो है जनाब सबसे ज्यादा जो हमारी जो हमारी एसटी कम्युनिटी के ताल्लुक है उनका ही सबसे ज्यादा वहाँ ही चुनौती है, वहाँ ही सबसे ज्यादा मसाइल है। मैं वेलकम करता हूँ, ये सही है कि आपने और कम्युनिटी को एक सर्वे के बाद आपने ये प्रयास किया कि उनको शामिल करें, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मीनिंगफुल स्टेप्स चाहिए, और जैसा कि मैंने गुजारिश की मिनिस्टर साहब से, और जम्मू कश्मीर में जो ये हेबिटेशन की बात करें, और दूसरी बात है वो उनको परमानेंट बनाने की बात करें, वही एक मीनिंगफुल होगा। वरना क्या मकसद है, आप सियासी और पॉलिटिकल रीजन आप इसको शामिल करते हैं और उसके बाद उसके कल्याण के लिए कोई कुछ करता ही नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Honorable member Srimati Supriya Sreji. I stand here to support this bill today, sir. In a nutshell, the objects and the reasons of this bill, it says the Article 342 of the Scheduled Tribe, where the President may respect any state or union territory where the state, after consultations with the governor, would specify that the tribes and tribal communities as a part of groups within the tribal communities, which shall, by the purpose of constitution, be deemed to be scheduled tribes. I welcome this step, and in one of the articles, it is clearly said that Tamil Nadu, the Honorable Chief Minister, has really followed up, and Government of India has been very kind. Let me go back a little bit in time, because, sir, what has happened कि जिस राज्य से मैं आती हूँ, कई सालों से वहाँ 3-4 मांगे हो रही है
एक तो धनगर समाज की बड़ी मांग है कि उनको ट्राइब में धनगर, महाराष्ट्र मराठी में धनगर कहते हैं, नॉर्थ में उसी को धनगढ़ कहते हैं. सो इट इज ओनली अ प्रोनाउंसिएशन थिंग. धनगर हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं, दिल्ली में धनगढ़ कहते हैं, नॉर्थ में कहते हैं. तो हमारी बहुत सालों से मांग है कि धनगढ़ और धनगढ़ एक ही है, तो इनको इसमें इंक्लूड किया जाए. ये महाराष्ट्र की बहुत दिनों से मांग है. उसी हिसाब से मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, लिंगायत समाज हो, बहुत सारे आरक्षणों में बदलाव की मांग बहुत सालों से हो रही है. मराठा आरक्षण का भी एक बहुत बड़े आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा रहा. धनगर समाज का बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ. और आपको सर याद होगा कि 2013 में जब हमारी सरकार यहाँ भी थी और केंद्र महाराष्ट्र में भी थी, बड़ा आंदोलन चला था. और उसके बाद भारतीय जनता पक्ष के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र में, युवा नेता है, जो बाद में 14 साल में सीएम बने, उन्होंने कहा था कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में हम धनगर समाज को आरक्षण दे देंगे जो ट्राइब वाला चाहिए. 2014 की बात मैं कह रही हूँ सर. उसके बाद कोई कमीशन बनाया गया, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं. पिछले 6 सालों से ये समाज लड़ रहा है, भले धनगर समाज हो, भले मराठा समाज हो, भले लिंगायत समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सारों की मांग महाराष्ट्र में है. बहुत सारे वहाँ एजिटेशन होते हैं, मोर्चे होते हैं. तो मेरी केंद्र सरकार से एक ही विनती है कि अगर आप तमिलनाडु के लिए कर सकते हैं तो आप महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं कर रहे. और ये भी आपके 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए. एक उत्तर प्रदेश का है गोंडा के लिए, एक है, तो पीस बाय मील छोटा छोटा एक एक बिल लाते. क्यों नहीं आप ऐसा करते कि आपकी सरकार इतनी बड़ी 303 की अपनी इतनी बड़ी यहाँ आपका स्ट्रेंथ है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो ऐसा क्या है. और हमारी मांग क्या है कि धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जो आरक्षण मांग रहे हैं, उनके दे दीजिए. और हमको किसी का और का निकाल के इनका नहीं चाहिए. वो मैं स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ कि भले धनगर हो, भले मराठा हो, भले लिंगायत हो, भले मुस्लिम हो, हमको दूसरे का छीन के किसी को आरक्षण नहीं चाहिए. जो है वो आरक्षण वैसा ही रहेगा, इनके लिए अलग से आप करें. ये हमारी बहुत सालों से मांग है. यहाँ भी आपकी सरकार है, अभी राज्य में भी ईडी सरकार आई है, उसमें भी वो युवा नेता भी डेप्यूटी सीएम बन गए. तो उनका जो भाषण है मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट, उसके बाद हफ्ते में एक तो कैबिनेट होती है, 5 साल में पता नहीं कितनी कैबिनेट. मेरा तो गणित इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर हफ्ते की आप ही के लिए 200-300 कैबिनेट तो हो चुकी है. अभी तक तो धनगरों का आरक्षण मिला नहीं है, ना मराठा समाज को मिला है, ना लिंगायतों को मिला, ना मुसलमानों को मिला. मेरी सिर्फ केंद्र सरकार की विनती है कि ये पीस बाय पीस मील जो आप लाते हैं, उस हिसाब से एक व्यापक तरीके से इन सब समाजों की जो मांग है वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बनाइए और आप चर्चा कीजिए. इसी से एक बदलाव अच्छा आ सकता है सर. Thank you. Honorable Member Sri K. Subbarayan ji. ஸ்பீக்கர் சார் வணக்கம். இந்த பில்லை நான் வரவேற்கிறேன், ஆதரிக்கிறேன். இதில் எனக்கு முன்னர் பேசிய மாண்புமிகு உறுப்பினர் ரவிக்குமார் முன்மொழிந்த அந்த திருத்தத்தை நானும் வழிமொழிகிறேன். ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தில் என் என்று முடிகிற போது ஒரு இழிவான சொல்லாக அது அர்த்தப்படுத்தப்படுகிறது. அது ஆர் என்று மாற்றப்பட்டால் அந்த இழிவு நீங்கிவிடும். எனவே நரி குறவன் என்று இருப்பதை குறவர் என்று மாற்ற வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமான, மிக மிக நியாயமான ஒரு கோரிக்கையாகும். அந்த கோரிக்கையை நானும் தங்கள் மூலமாக வழிமொழிகிறேன். அடுத்து நான் குறிப்பிட விரும்புவது, ஜெயக்குமார் அவர்கள் குறிப்பிட்டதையும் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நான் முன்னர் சொன்ன சர்க்குலேட் ஆயிருக்கிறது. அதுவும் நம்முடைய எஸ்டி அமைச்சரகத்திலிருந்து ஒரு சர்க்குலர் ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்பை பழங்குடி மக்களுக்கு நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று போட்டிருப்பது தவறிலும் மிகப்பெரிய தவறாகும். அந்த தவறை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் இந்த நேரத்தில் நான் வற்புறுத்துகிறேன். அடுத்து, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இதே மாதிரி ஒரு சட்ட முன்வடிவை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்மொழிந்த போது நான் குறிப்பிட்டேன்,
நரிக்குறவர் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு தமிழ்நாட்டில் மலையாளி என்ற ஒரு இனம் இருக்கிறது. மலையாளி என்ற ஒரு இனம் தமிழ்நாட்டில் 14 மாவட்டங்களுக்கு மேல் இருக்கிறார்கள். பழங்குடி மக்கள் 12 மாவட்டங்களில் அவர்கள் எஸ்டி என்று அங்கீகரித்திருக்கிறது அரசு. ஆனால் ஒரே ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும், ஈரோடு மாவட்டத்தில் மட்டும் அதே மலையாளி மக்கள் பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை. இது ஒரு அப்பட்டமான அநீதி. இந்த அநீதி களையப்பட வேண்டும் என்று நான் கடந்த ஏப்ரல் மாதமே பேசினேன். இதே அவையில் பேசினேன். அமைச்சரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு வந்தேன். ஆனால் அது களையப்படவில்லை. எனக்கு ஒரு கடிதத்தை அமைச்சர் அனுப்பினார்கள். மாநில அரசிலிருந்து பரிந்துரை வந்தால் அது பரிசீலிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார்கள். நான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை நேரிலே சந்தித்து இவற்றை கொடுத்து பரிந்துரை அனுப்ப சொல்லி பரிந்துரையும் அனுப்பப்பட்டு விட்டதாக மாநில அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. பின்னரே இந்த திருத்த பட்டியலில் நரிக்குறவா, குருவிக்காரர் என்ற பட்டியலோடு மலையாளி என்ற எஸ்டி மாநிலத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் ஏற்கப்பட்டதை ஈரோடு மாவட்டத்திலும் ஏற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்த திருத்தத்தையும் அமைச்சர் அவர்கள் பட்ஜெட் தொடரிலாவது முன்மொழிய வேண்டும், அல்லது இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலாவது முன்மொழிந்து அது அந்த தவறை திருத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please conclude. Please conclude. Within a minute, I will conclude. Okay, please. Sir, நிறைவாக நான் குறிப்பிட விரும்புவது எஸ்டி நலன் குறித்து பலரும் நாம் பேசியிருக்கிறோம். ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் பிளேஸ் பண்ண வேண்டும் என்று நான் எஸ்டி அமைச்சரவையை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அருந்ததி ராய் அவர்கள் தண்டகாரண்யா காடுகளுக்கு சென்று அங்குள்ள நிலைமைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த கட்டுரையில் ஏறத்தாழ 600க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து பல நூற்றாண்டு காலம் வாழ்ந்து வந்த அந்த கிராமங்களில் இருந்து அவர்களை வேதாந்தா கம்பெனியினுடைய அடியாட்கள் வெளியேற்றி விட்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி வெளியேற்றப்பட்டிருப்பது ஒரு பழங்குடியின பெண் பிரதிநிதி குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிற போது அந்த அநீதி நடப்பது தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மட்டுமல்ல, நடந்ததை திருத்த வேண்டும். எனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் எவ்வளவு கிராமங்களில் இருந்து அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்களோ அதே கிராமங்களில் அவர்களை குடியமர்த்த உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Honorable Member Sri V.K. Srikandan. Please start. Respected Speaker, sir, I thank you very much for allowing me to participate in a bill titled the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 concerning scheduled tribes, and it is a welcome steps to expanding the list of scheduled tribes. However, I take this opportunity to highlight here the problems and difficulties being faced by tribal community in Attapadi, which is a part of my parliamentary constituency, Palakkad. Attapadi is a tribal taluk that comes under Palakkad district in Kerala, with a population of more than 72,000 people, out of which tribal people accounts for 33,000. So Attapadi basically is a tribal dominated taluk. Some of the tribal hamlets or Uru named Murugala, Kinatukara, Kadugumanna, Tare Tudukki, Mele Tudukki, Gelasi, Abbanur under Pudur Panchayat and Maranati in Cholayur Panchayat. Out of nearly 200 hamlets in Attapadi, lack proper transportation, electricity, drinking water, medical facility. Nearly 30 hamlets do not have community centers. Nearly 30 Anganwadis are working without permanent structures. The community kitchens working earlier have been stopped functioning, resulting into again the nutrition deficiency among this tribal taluk.
Unemployment is a major issue which prompts the youth to take the path of drug addiction and consumption of liquor. The tribal people were enjoying 200 working days under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. But now with the new guidelines, the limitation of worksite to 20 under Mandrega, the tribal people may not get even 100 working days. It has been widely reported about the growing number of infant deaths of account of malnutrition. The pregnant women there are on the high risk list owing to a slew of health issues such as suffering from disease like anemia, etc. More than 120 infant children lost their lives during last 8 years. There are no basic facilities available to the tribal hamlets mentioned earlier falling in the forest area, and no vehicle can reach this hamlets in case of emergency. There is an urgent need to construct a bridge over river Bhavani and road leading to the proposed bridge so that these people could avail medical treatment. In the absence of bridge across river Bhavani, the people have to walk a long distance carrying patients on their shoulders to reach hospitals. Since the government tribal hospital at Kottatra does not have much required facilities, they have to travel nearly 100 kilometers for specialized treatment. Sir, there is no proper internet connectivity in this tribal hamlet, which affects the study of tribal students. There is no educational institution like Jawahar Vidyalaya, which has been a demand of the people of the tribal taluk. Therefore, I urge upon the government to take immediate steps to address the issues mentioned above in coordination with all concerned for the benefit of scheduled tribes community. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri Raju Bistaji. धन्यवाद सर आपका। और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं सर। और हमें आज बड़ा गर्व होता है कि जब हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो इसी समाज ट्राइबल समाज से आती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, इन सभी का बहुत तेजी से जो है उन्नति और उनका विकास हो रहा है। आंकड़े स्वयं बताती है कि जिस तरह से 2013-14 में ट्राइबल मिनिस्ट्री के ऊपर में करीब 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा और बजट होता था, आज वो बढ़ के 90,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 360% की ग्रोथ है। और आदिवासी समाज जिसको अपना भगवान मानता है, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है वो एक जनजाति समाज, जनजाति गौरव के रूप में मनाता है। वो मोदी जी की और इस सरकार की बहुत बड़ी समाज को देन है। सर, मैं सीधा दार्जिलिंग की तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि दार्जिलिंग का सांसद होना अपने आप में बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। भारत में एकमात्र जिला जिसमें एक तरफ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत कह लीजिए या चाइना लगता है, एक तरफ बिहार, सिक्किम और आसाम भी लगता है। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आप ये किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिस आपको देखना है, मैं स्वागत करना चाहूंगा। दार्जिलिंग में हर जाति समाज के लोग मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा एक विशिष्ट स्थान है। चाहे वहाँ की चाय हो, चाहे वहाँ का टॉय ट्रेन हो, वहाँ की टूरिज्म हो, और हाइड्रो पावर से बिजली भी सबसे पहले हिंदुस्तान में दार्जिलिंग में आई। और भारत में बसने वाले करीब 1.5 करोड़ गोरखा समाज का ये धड़कन है, उनकी आत्मा भी दार्जिलिंग में बसती है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के जो 1.5 करोड़ गोरखा है, आए दिन इनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार होता है। जो संविधान सबको समान अधिकार देता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये शायद अधिकार हमारे लिए नहीं है। जबकि आप सर ये मानेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जब भारत का संविधान बना, तब उस संविधान के सदस्य बनाने वाले 2 गोरखा भी थे उन दिनों, डम्बर सिंह गुरुंग जी और अरिबहादुर गुरुंग जी। इशू ये है सर कि भारत नेपाल मैत्री, जो इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसके कारण दार्जिलिंग और खास करके जो सिक्किम में रहने वाले गोरखा हैं, उनको बार बार विदेशी और उनको नेपाली नागरिक कहा जाता है।
और इसके कारण जो है आपने देखा होगा कई बार दार्जिलिंग में कई सारे आंदोलन भी हुई, गोरखालैंड अलग राज्य की मांग भी हुई। खैर मैं वो आज विषय नहीं रखूंगा, वो अलग विषय अलग फोरम में करूंगा। मेरा ये कहना है सर, अगर जो देखिए गोरखा 1941 तक ये ट्राइबल स्टेटस इनके पास था, हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 1951 के बाद बहुत चालाकी से जो है उनको उस अधिकार से छीन लिया गया। और पश्चिम बंगाल के हमारे साथी बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे इस बिल के ऊपर में, उन्होंने राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया। और उनका दूसरा मेरा उनके ऊपर आरोप यह है कि पूरा दार्जिलिंग जब 1954 में बंगाल का हिस्सा बना तो जमीन की तो अपना बना लिया, अपना मान लिया, लेकिन वहां रहने वाले जनताओं को अब तक इन्होंने अपना नहीं माना। मेरा आपके माध्यम से सर ये है कि जो छूटे हुए 11 जनजाति है उनको एसटी स्टेटस मिले, उसका कारण और भी है सर। FRA एक्ट 2006 दार्जिलिंग में लागू नहीं है। दार्जिलिंग में ज्यादातर लोग जो है चाय बागान में काम करते हैं, उनके पास पट्टा नहीं है, 200 साल से है। और वहां की स्टेट की सरकार आज जो है घुसपैठी करके जो अलग अलग देशों से आते हैं उनको उन चाय बागान में बसा करके वहां से गोरखाओं को भगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम गोरखाओं को ये एसटी स्टेटस देते हैं सर, उनकी जो बहुत बड़ी समस्या है, उनको बार बार ये जो विदेशी का लांछना लगता है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। और लेप्चा, थुपका, भूटिया, योलमा, शेरपा, लिंबू, तामांग ये ऑलरेडी एसटी में है। लिंबू और तामांग को तो 2003 में एसटी का स्टेटस उनको मिला है, यानी 2003 अटल जी के समय में। आज मगर, राई, सुनुवार, याखा, गुरुंग, नेवार, खस, धीमाल, धामी, भुजेल ऐसे 11 जनजातियां उस स्टेटस से छूटी हुई है और ये हम उनको देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये उनके बच्चों को एडमिशन मिले इसके लिए नहीं है, लेकिन उनके ऊपर में जो विदेशी होने का ये जो बार बार लांछना लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो भी कहते हैं विदेशी हो, पासपोर्ट बनाने जाओ तो वो अधिकारी आके इतना तंग करते हैं, वो कहते हैं आप नेपाल से हो, वोटर आईडी कार्ड बनाने जाओ तो भी यही समस्या। तो ये एक जो 11 जनजातियां हैं, अगर हम उनको एसटी स्टेटस दे देते हैं तो इनका बहुत एक बड़ी समस्या का हल होगा। और मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, मैं स्वयं मंत्री जी से कई बार मिला हूं और भारत सरकार ने भी प्रयास किया है, कई बार कमेटियां भी बनी है और कमेटियों में जो है उनको लेकर के मतलब काफी अच्छी बातें भी लिखी गई है। अब मैं ये चाहता हूं इसमें ज्यादा देरी नहीं हो और जल्द से जल्द उनको ये अधिकार मिले। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Member Shri Animal Meriwal ji. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर जो चर्चा हो रही है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सौद महोदय, न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण वर्तमान में जिला न्यायपालिका उच्च और निम्न के लिए लागू है। इसमें अधीनस्थ अदालतों को मजबूत किया और विविधता का विस्तार हुआ, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों को बिना किसी आरक्षण के उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है। इसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बिना किसी आरक्षण के पदोन्नत किया जाता है। यही कारण है कि आज भी पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और OBC को लगता है कि संवैधानिक न्यायालयों की नीतियों और न्याय शास्त्र में उनकी आवाज अनसुनी रहती है। वे संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच प्रतिनिधित्व को हमारे लोकतांत्रिक संविधान के कामकाज को सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानते हैं। सभा महोदय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में SC, ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षण की संरचनात्मक भेदभाव, बहिष्कार से उत्पन्न होने वाले सामाजिक आशय के समुदायों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी को दूर किया जा सकता है। वैधानिक न्यायालयों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन के लिए एक नए कानून के अंतर्गत आरक्षण देकर पात्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। सभा महोदय, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का एक निर्णय गत 7 नवंबर 2022 को आया, जिसमें संसद में बहुमत से पारित आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों के लिए लिए गए फैसले पर वैधता की मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारी संभावना अवसर के द्वार भी खोल दिए
आज इंदिरा साहनी जजमेंट प्रासंगिक बनकर रह गया और पहले की तरह आरक्षण की पूर्व निर्धारित 50% की सीलिंग टूट गई। मेरी मांग है कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी 52% तय की थी तथा ओबीसी के लिए समानुपातिक आरक्षण की अनुशंसा की, लेकिन इस समूह को 27% ही आरक्षण दिया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब जबकि सीलिंग की सीमा टूट गई है तो हर वर्ग समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। जाति जनगणना उचित और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए ताकि सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा इकट्ठा हो सके। सब मुझे जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे देश में एक बात की आकांक्षा जगी है कि सीलिंग बढ़ाई जाए। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर अब तक की सारी सरकारों का रवैया टाल मटोल और यथास्थिति बनाए रखने का ही रहा। कालांतर से काल लेकर आयोग से भी मंडल आयोग की यात्रा को देखकर तो इनकी अनुशंसा के बाद भी कांग्रेस वर्षों कुंडली मारे बैठी रही। वीपी सिंह ने राजनीतिक दबाव में इसे लागू भी किया तो आधे अधूरे रूप में। समझ में तो जहां जहां लागू किया सरकार ने नियम कानून आरक्षण के मसलों को उठाकर खूब सारी विसंगतियां पैदा कर दी थी। मेरे ही राज्य राजस्थान की बात करूं तो 17 अप्रैल 2018 को ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में उस समय जो भाजपा की सरकार थी परिपत्र लेके आई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कई प्रकार की विसंगति आई। ओबीसी वर्ग के युवाओं को 40,000 नौकरियां उस परिपत्र की वजह से चली गई। सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के युवाओं की आकांक्षाओं पर कुठाराघात नहीं हो। Yes. एक मिनट मैं समाप्त कर रहा हूँ। छोटा बिल है। एक छोटा ही है साहब, आप 2-5 मिनट सभी बोल रहे हैं। Lengthy speech जरूर मेरे राज्य के विश्नोई समाज जो ग्रामीण एवं कृषक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और जाट समाज से अपना इतिहास साझा करते हैं। जब विश्नोई पंथ की स्थापना हुई उस समय सबसे ज्यादा 99% जाट नौजवान ही विश्नोई बने थे उस समय। इन्हें राजस्थान में तो ओबीसी में शामिल कर लिया गया विश्नोई समाज को, लेकिन केंद्र में ओबीसी में आरक्षण नहीं दिया गया। विश्नोई समुदाय की आस्था और विश्वास सभी वन्य जीवों की सुरक्षा है और एक प्रकार से जाटों के प्राकृतिक सहयोगी रहते हैं। ऐसे में इनका आरक्षण से वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार राजस्थान में सिद्ध जाति को राज्य के केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग काफी समय से की जा रही है। इसके लिए जाति एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ सर, ये डिमांड कर लेता हूँ पूरी आधा मिनट। वेरी स्मॉल बिल जाति आवश्यक मानदंड पूर्ण करती है। सिद्ध जाति भी राजस्थान में जाट समाज से निकली हुई जाति है। इसी प्रकार कामखानी मुसलमानों को राजस्थान में तो ओबीसी वर्ग में शामिल कर परंतु उन्हें केंद्रीय ओबीसी कोटे में अभी तक नहीं लिया गया। मेरी मांग है विश्नोई सिद्ध कामखानी मुस्लिमों के साथ उन तमाम जातियों को केंद्र में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में सम्मिलित किया जाए जिन्हें राज्यों में न तो ओबीसी का लाभ मिल रहा है परंतु केंद्र में ओबीसी में सम्मिलित नहीं है। मेरी मांग है समझ में एक मेरी आखिरी मांग कि इस देश के कम से कम 10-12 ऐसे राज्य हैं जहां जाट वहां की स्टेट में तो ओबीसी के अंदर है लेकिन केंद्र में नहीं है। उन तमाम राज्यों के जाटों को भी केंद्र में आरक्षण का हक मिले, आरक्षण मिले उनको, ये मेरी सदन से मांग है। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री तोल तिरुमालवन जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த அரசியமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நெடுங்காலத்து கோரிக்கை நிறைவேறியிருக்கிறது. இது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக நான் பெருமைப்படுகிறேன். சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாட்டில் இது குறித்து முதலாக பேசிய இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி. சில ஆயிரம் பேர்களை மட்டுமே கொண்ட ஒரு சமூகமாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அரசின் எந்த நலத்திட்டங்களையும் நுகர முடியாதவர்களாக, கல்வி வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றை பெற முடியாதவர்களாக வஞ்சிக்கப்பட்டு வந்தார்கள். அதற்கு காரணம் அவர்கள் இத்தனை காலமும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்ததுதான். இப்போதுதான் அவர்கள் பட்டியல் இனம் என்கிற பழங்குடி இனம் என்கிற பட்டியலில் இடம்பெறப் போகிறார்கள். அந்த வகையில பரிந்துரைத்த தமிழக அரசுக்கு, குறிப்பாக தமிழக முதல்வருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலே எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். தமிழ்நாட்டில் பட்டியல் இனத்தில் ஷெட்யூல் காஸ்ட் 17 சமூகத்தை சார்ந்த பிரிவினர் பழங்குடியினத்திற்கான பண்புகளை கொண்ட சமூக பிரிவினர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு இந்திய ஒன்றிய அரசு ஒரு வழிகாட்டுதலை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
பைரா, பக்கூடா, சண்டி, பெல்லாரா, தொம்பன், கொடகாலி, கொட்டா, கோசாங்கி, ஹோலியா, ஜக்காலி, ஜம்புவுலு, கூசா, குறவன், நாயாடி, வேடன், வேட்டுவன் என்கிற இந்த சமூக பிரிவினர் ஷெட்யூல் காஸ்ட் பட்டியலிலே இருந்தால் எந்த பயனையும் அவர்களால் நுகர முடியாது. ஆகவே பழங்குடியினர் பட்டியலில் இவர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, இதுபோல எந்தெந்த மாநிலங்களில் பழங்குடியினர் பட்டியல் இனத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு உரிய வழிகாட்டுதலை தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவில் 12.6% மக்கள் புலம்பெயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். மாநிலம் விட்டு மாநிலம், இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரன்ட்ஸ். ஏறத்தாழ 15 கோடி மக்கள். இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் என்று சொல்லலாம். இவர்கள் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் புலம்பெயர்ந்து வாழ்வதனாலேயே அந்தந்த மாநிலத்தில் தான் சாதி சான்றிதழ் காட்டி கல்வியோ வேலை வாய்ப்பையோ பெற முடியும் என்கிற நிலையில் அவர்கள் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் காரணமாக இந்த பாதிப்புக்கு அவர்கள் உள்ளாகி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மட்டுமல்ல, ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் மற்றும் ஓபிசி, the reserved categories, இது EWS பிரிவினருக்கு பொருந்தாது. ஆனால் SC/ST OBC பிரிவினருக்கு புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற காரணத்தினாலேயே தமிழ்நாட்டிலிருந்து சண்டிகாரில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள், மும்பையில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள், ஏன் டெல்லியிலேயே ஏராளமானவர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் அவர்களின் சொந்த மாநிலத்தில் இருந்தால்தான் சாதி சான்றிதழ் பெற்று கல்வி வேலை வாய்ப்பு என்கிற பயனை நுகர முடியும் என்கிற நிலை இருக்கிறது. இதை மாற்றுவதற்கு ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கல்வி வேலை வாய்ப்பில் அவர்களுக்குரிய வாய்ப்பை வழங்குவதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அகில இந்திய அளவில ஷெட்யூல் காஸ்ட் மக்கள் தொகை என்பது 17% உயர்ந்திருக்கிறது. அதே போல ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் பழங்குடியினருடைய மக்கள் தொகை என்பது 9% உயர்ந்திருக்கிறது. ஆக அந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்துவதற்கு ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பழங்குடியின மக்கள் இன்றைக்கு வனப்பொருட்களுக்கு முன்னுரிமையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். வனம் இந்திய ஒன்றிய அரசால் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்கிற பெயரால் பழங்குடியின மக்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றி அதை கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய அநீதியாகும். ஆகவே அந்தந்த பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வனப்பொருட்களுக்கு, உற்பத்தி பொருட்களுக்கு அவர்களுக்கே முற்றுரிமை வழங்க வேண்டும். அதில் கார்ப்பரேட்டுகளின் தலையீடு கூடாது. அதற்கேற்ப அரசு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் நான் வலியுறுத்துகிறேன். மேலும் இந்த ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இது குறித்து உடனடியாக ஒரு தீர்வை காண வேண்டும். அந்த பள்ளி மாணவர்களின் வயிற்றில் அடித்த இந்த செயற்பாட்டை நான் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். பல கோடிகளை, பல ஆயிரம் கோடிகளை, பல லட்சம் கோடிகளை கூட நாம் விரயம் செய்கிறோம். கடனுதவி என்கிற பெயரால் யார் யாரோ கடனை வாங்கி கொண்டு திருப்பி செலுத்தாமல் அதை தள்ளுபடி செய்யும் நிலையை பார்க்கிறோம். ஆனால் ஏழை எளிய குடும்பத்தை சார்ந்த பழங்குடி மாணவர்கள், பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் பயன்பெறக்கூடிய இந்த கல்வி உதவித்தொகையை நிறுத்தியது மிகப்பெரிய அநீதி என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனவே மீண்டும் அவர்களுக்கு அந்த உதவித்தொகையை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable Member P. Ravindranath. Thank you, Chairperson, sir, for providing me this opportunity to express my views on the Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. Sir, I had already made a request to the government to include this Narikuravas in the Scheduled Tribe list of the Central on this August House on 5th April 2022. At this juncture, I thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Minister of Tribal Affairs Sri Arjun Munda ji for accepting our Tamil Nadu long-lasting demand and
my request and for considering and passing this bill. Sir, I would also like to recall that it was AIADMK that has been vociferous in backing the rightful demand of former chief ministers. Very beginning, when Purachi Thalaivar MGR, our founder of our party, took up the issue in 1980. And later on, our party permanent AIADMK General Secretary, former Chief Minister of Tamil Nadu, Purachi Thalaivi Amma, demanded in 2013. Their demand for scheduled tribe status is one that began way in 60s when the Lohur Committee recommended for their inclusion in the ST category. The community has been a subject of years of oppression as they tend to live a nomadic life across the state. On that note, I have full confidence that this move by the NDA government will go a long way in aiding them in their social, educational, and economic development. Sir, I would like to bring to the attention of this August House regarding the demand of the, I kind attention to Honorable Minister, demand of the Koravar community from Tamil Nadu for inclusion in the ST category. The Tamil Koravar community has suffered years of oppression and social exclusion on account of their categorization of as criminal tribes by the Britishers. They are currently categorized under the most backward class as denotified communities. The Koravas are often confused with the Nari Koravas, and this confusion creates obstacle pertaining to fulfillment of their demands. In fact, this was pointed out way back in, sir, important, I finish it, sir. Way in 1985 by Tamil Nadu Second Backward Classes Commission. So I request the Honorable Minister to include Koravar as well as Bagada and Kuruman communities as well as in the ST list of the central government. So finally, I seek a clarification from the government with respect to the status of the ethnographic survey of 267 denotified nomadic and semi-nomadic tribes, which was being conducted by the Anthropological Survey of India and Tribal Research Institutes. As we are aware, these communities currently do not feature in the SC, ST or OBC list. In the event of the survey still going on, I urge the government to expedite the process in order to ensure equality, justice, and welfare for these communities. And one more request to the government, sir, these scheduled tribes peoples are very strong and talented in sports. So I request the government to develop more infrastructures like grounds, providing sports equipment, gym, etc. for their people. So through this, I support this bill. Thank you. Member Sri Venkatesh. அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். நரிக்குறவன் மற்றும் குருவிக்காரன் சமூகத்தை பழங்குடியினர் பட்டியலுக்கு கொண்டு வருகிற இந்த திருத்தத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வரவேற்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த மசோதாவின் மீது 2 திருத்தங்களை இங்கே நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். நரிக்குறவன் குருவிக்காரன் என்று இன் விகுதியிலே இருப்பது மரியாதை குறைவானது மட்டுமல்ல, அந்த சொல் என்பது ஆணை மட்டுமே குறிக்கும், பெண்ணை குறிக்காது. எனவே பன்மை விகுதியில் நரிக்குறவர் குருவிக்காரர் என்று திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல ஏற்கனவே தமிழக அரசு பரிந்துரைத்திருக்கிற பட்டியல் சமூகம் மற்றும் பழங்குடி சமூகத்திற்கு மாற்ற வேண்டிய பரிந்துரைகள் பல நிலுவையிலே இருக்கிறது. அவற்றையெல்லாம் உடனடியாக ஒன்றிய அரசு கணக்கில் எடுத்து உரிய திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Member Sri Nabha Kumar Sarnai. Not there. Honorable Honorable Member Sri Saudaraji.
आगे 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 Okay. बिल आगे आगे सर कौन बोलेगा? नहीं नहीं वो आगे नबा कुमार सन्ना जी। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस विधेयक को सपोर्ट में बोलता हूँ और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल सरकार ने ये कदम उठाया ये बहुत अच्छा है। सर मेरे आपके जरिए यही मांग है, असम का भी से कम्युनिटी है, कोजानुसी, आदिवासी, आहोम, मोरान, मटक, सोतिया, वो लोग भी बहुत साल से पहले अपने को एसटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसको ना एसटी किया गया ना उसको ना बोला। और दूसरा बात है, हमारा असम का सरने कसारी, मदाही, थेंगल कसारी, उन लोग पहले से एसटी है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में उसको उसी नाम से डालने के लिए असम गवर्नमेंट ने भेजा है। तो मेरा आग्रह है हमारा मंत्री महोदय से, ये कब तक सेंट्रल लिस्ट में आएगा। दूसरा बात है सर, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो घटना हुआ था आदिवासी के साथ, उनका पहले 20% कम हो गया, 30% आ गया, फिर अटक गया। मेरा वही मानना है, हमारा सुप्रिया सुले जी हो या हनुमान बेनीवाल जी, जिसने वो बोला है, एक्चुअली जो लोग मांग कर रहे हैं, चाहे जाट हो, चाहे मराठी हो, सबको अपना अपना हिस्सा देना चाहिए। वही मेरा भी ये आपके गुजारिश करना है। दूसरा बात है, ये जो आदिवासी को मेन स्ट्रीम लाने के लिए ये जो पहल करे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जहां जहां जिस स्टेट में ये अभी भी काम बाकी है उसको एक साथ पूरा करने से अच्छा होता है। और दूसरा बात, हाल ही में जो राजस्थान में कार्तिक भील बोल के जो आदिवासी एक्टिविस्ट था, उसको बेरहमी से मार दिया गया और उसके न्याय के लिए सारा प्रदेश में आदिवासी लोगों ने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मुझे सिर्फ यही नहीं है, छत्तीसगढ़ में हम हाल में जो विजिट किया, वहाँ भी बहुत सारा जो लोग आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, उसको भी वन विभाग ने बहुत सारा धमकाया था। ऐसा ऐसा इंसिडेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं, बहुत सारा प्रदेश में हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार और स्पेशली केंद्र सरकार और हमारा पार्लियामेंट को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का वही उम्मीद है, लास्ट उम्मीद, जब पार्लियामेंट हमारे लिए कुछ करेगा। हाल ही में यूपी में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उसमें नगर निगम में जिसमें 2 एसटी रिजर्व सीट भी है और हाल ही में बहुत सारा गौन को एसटी सूची में लाया हुआ है, इसको और ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन नगर निगम इलेक्शन में उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। लोग सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-15 हजार रुपया पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। मुझे लगता है असम गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन सिस्टम बना दिया सर्टिफिकेट के लिए, ऐसा अगर सिस्टम देश में फॉलो किया जाए तो भी मुझे लगता है यही दिक्कत खत्म हो जाएगा। और सर मैंने बोला ही है, हमने जब सारा आदिवासी एरिया में घुमा है तो भी पता चला लोग कितना मुश्किल में जी रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट के पास बहुत सारा ऐसा स्कीम्स है आदिवासी के लिए, लेकिन वो धरातल में नहीं है। तो मेरा मिनिस्टर जी से वही आग्रह है हमारा स्पीकर महोदय के जरिए, जो आदिवासी के लिए जितना सारा स्कीम प्रोजेक्ट है वो 100% इंप्लीमेंटेशन हो, उसमें करप्शन ना हो, ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ में हाल ही जो सिस्टम हुआ है उसके लिए जरूर पहल करना चाहिए, गवर्नमेंट को दिशा निर्देश देना चाहिए। और हमारा जो लास्ट उम्मीद है ये पार्लियामेंट का, उसको खरा उतरना है। थैंक यू सो मच सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 15 दिसंबर 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।